प्रिय विद्यार्थी, आज आप लोग का इस क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होता है। तो आरएनए और डीएनए यह दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह दोनों एसिड न्यूक्लिक एसिड के संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली बात तो देखिए, यह न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो यह एक पॉलीमर होता है, मतलब एक समान यूनिट के बार बार रिपीट होने से पॉलीमर का निर्माण होता है। तब सवाल है कि इस पॉलीमर को कहते क्या हैं। तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, या चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो सवाल उठता है कि इसका यूनिट क्या है। तो इसका रिपीटिंग यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियोटाइड यह क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 मालिक्यूल से मिलके बने होते हैं। उसमें एक नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप होता है और न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा, अब सवाल है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो शुगर के और बेस के मिलने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। तो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि न्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है और इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप के मिलने से, और न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है। अच्छा, अब देखिए, जो आरएनए है उसमें जो शुगर होता है उसको राइबोज शुगर कहते हैं, यह एक पेंटोज शुगर है। और जो डीएनए में होता है शुगर, उसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। डीऑक्सी माने एक ऑक्सीजन यहाँ पर मिसिंग होता है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। अच्छा, ये किस स्थान से मिसिंग होता है। तो जब दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सेकेंड कार्बन पर, शुगर राइबोज के सेकेंड कार्बन पर यदि एक ऑक्सीजन मिस हो न हो तो उसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाएगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों में समान संरचना लागू होगा। फर्क 2 जगह होता है। एक फर्क तो यह होता है कि आरएनए में जो राइबोज शुगर होता है उसकी जगह पर डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और दूसरा फर्क ये है कि डीएनए में जो थायमीन होता है उसके जगह पर आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। और यदि एक दो कहने का प्रयास किया जाए तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता ही है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। डीएनए में एटीजीसी यही नॉर्मल बेस रहेंगे, आरएनए में कुछ अनयूजुअल बेसेज भी होते हैं।
अच्छा, अब हम लोग ये देखें कि ये जो फास्फेट ग्रुप है यह कहाँ पर जुड़ता है, या नाइट्रोजिनस बेस किस पॉइंट पर शुगर के जुड़ा रहता है। शुगर ही इसमें मुख्य मालिक्यूल है। एक तरफ अंदर की तरफ इसमें नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेंगे और वैसी स्थिति में बेस शुगर के कार्बन 1 पे जुड़ा रहता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए। अब फास्फेट जब ऊपर में जाएगा, ऊपर में कार्बन 5 से जुड़ा रहेगा। एक शुगर जब चेन बनने लगेगा तो शुगर का मालिक्यूल ऊपर में भी एक फास्फेट से जुड़ा रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, पर वो नीचे में भी जब एक शुगर से एक फास्फेट से जुड़ेगा तब उससे अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक शुगर जब पॉलीमर के स्टेज में यह है तो उस पर 5वें पोजीशन पर तो फास्फेट है ही, वह उस नीचे की तरफ वह तीसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। अच्छा, और नाइट्रोजिनस बेस सदैव कार्बन 1 से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नाइट्रोजिनस बेस है इसको 2 प्रकार का कहा गया। एक है प्यूरीन और एक ग्रुप है पायरामिडीन। जो पायरामिडीन है इसमें आरएनए में पाया जाने वाला यूरेसिल और डीएनए में पाया जाने वाला थायमिन, यूरेसिल के बदले डीएनए में क्या है, थायमिन है, और साइटोसिन है। ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड, ये जो 3 बेस हैं जिन्हें हम पायरामिडीन के नाम से जानते हैं, ये हैं, एक बार फिर से नोट करिए, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। क्या क्या हैं? थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये 3 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस पायरामिडीन के नाम से जाने जाते हैं, और इनमें से थायमिन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, पर आरएनए में थायमिन और यूरेसिल पाया जाएगा। थायमिन के जगह पे यूरेसिल रहता है और साइटोसिन कॉमन होता है। इसी के जवाब में जब प्यूरीन की बात आएगी, प्यूरीन नाइट्रोजिनस बेस, तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, और ये दोनों बेस डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये प्यूरीन और पायरामिडीन में एक जनरल फ़र्क यह समझने के लिए समझा जा सकता है कि जो प्यूरीन होते हैं उसमें डबल रिंग होता है, पर पायरामिडीन में सिंगल रिंग होता है। दूसरी बात यह है कि एक प्यूरीन एक पायरामिडीन से बाइंड करेगा, 2 अलग अलग स्ट्रैंड, 2 पैरेलल जो स्ट्रैंड आएंगे उसमें एक तरफ प्यूरीन तो दूसरे तरफ पायरामिडीन, और फिर कहने का मतलब है ATGC, एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, यही बाइंड करते हैं, ये रूल है। तो इस प्रकार से डीएनए में देखिएगा तो इनका रेशियो भी 1:1 हो जाएगा, क्योंकि हर हाल में एडेनिन रहेगा तो थायमिन रहेगा और ग्वानिन रहेगा तो साइटोसिन रहेगा, एक स्टैंड पे ये तो दूसरे स्टैंड पे ये। तो ये हम लोग कुछ बुनियादी तौर पे जाने कि नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन प्रकार का होता है, और शुगर कौन कौन प्रकार का होता है, और फास्फेट ग्रुप होता है जो मिल के बनाता है। तो एक बार पुनः, शुगर से नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, यह 5 नंबर कार्बन पर शुगर के लगा रहेगा, जबकि बेस 1 नंबर पे लगा रहेगा। अच्छा, शुगर के जब
एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ओर बढ़ने लगेंगे, तब क्या होगा, तो शुगर के 5 कार्बन पर तो फास्फेट है ही, साथ में 3 कार्बन पर भी फास्फेट होता है। और 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े रहेंगे, तो वो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब वाटसन एंड क्रिक साहब ने 1953 में प्रपोज द मॉडल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दे प्रपोज्ड 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड या 2 स्ट्रैंड डीएनए के, ईच इन ए राइट हैंड हेलिक्स वुंड अराउंड द सेम एक्सिस। एक एक्सिस के अराउंड राइट हैंड हेलिक्स के रूप में ये रहते हैं, घूमे रहते हैं। द 2 स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दोनों स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वह आपस में उन्हें जोड़ने का काम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक बॉन्ड होता है, यदि गर्म किया जाए तो डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और जब फिर उसे ठंडा किया जाए तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के बीच में। ये देखिए, इन चीज़ों को यहाँ चित्र से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, डॉटेड स्ट्रक्चर एक आप देख रहे हैं यहाँ पर, N और H और ऊपर में H और O। तो यह जो डॉटेड स्ट्रक्चर है यह बता रहा है कि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड के 2 बेस हैं। एक का नाम देखिए A लिखा है नीचे में, यह एडनिन है, और दूसरे का नाम थायमिन है इसी स्ट्रक्चर में, दूसरे किनारे टॉप पे। उसी तरह जो बगल वाला चित्र इसमें है उसमें भी 2 बेस हैं, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया जा रहा है, और एक बाएं तरफ जो है वह ग्वानिन है, दूसरे राइट साइड में दाहिने तरफ जो चित्र इसमें है उसमें बाएं तरफ ग्वानिन है और ऊपर में साइटोसिन है। तो देखिए यहाँ एक बात और मार्क कर लीजिए, इस चित्र में स्पष्ट है जो अभी तक नहीं बोला गया है, वो है कि जब एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 बॉन्ड होता है, और जब ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ रहे हैं तो देखिए 3 डॉटेड स्ट्रक्चर है G और C वाले 2 बेस के बीच में, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब देखिए इन लोगों को यहाँ जोड़ के दिखाया गया है। नीचे में बाएं तरफ जो चित्र है ऊपर में उसका लेवल भी है, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और इस स्ट्रक्चर में डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में नीचे में सबसे देखिए शुगर है जिसमें OH है, O है, CH2 है, यह पेंटोज शुगर है, इसमें 5 आर्म आपको दिख रहा होगा। और बाएं तरफ यह 5वें कार्बन पर जो लाइन खींचा हुआ है वो देखिए 1 2 3 4 दूसरे किनारे आ गया, और ऊपर जाके CH2 जहाँ लिखा है यह 5वां कार्बन है, इससे फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, दूसरे तरफ अंदर की तरफ यह एक बेस जुड़ा हुआ है। तो यह बेस कहाँ जुड़ा हुआ है, शुगर के कार्बन नंबर 1 पे। अब इसी प्रकार राइबोग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जब आप देखिएगा तो डीऑक्सी राइबोज के बजाय यहाँ क्या हो गया, शुगर राइबोज हो गया। देखिए नीचे में 2 OH है, यहाँ पर कितने O दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 O दिख रहे हैं, और बगल वाले दृश्य में
सिर्फ 2 ओ दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो ठीक है। यह है राइबोज शुगर, इसमें ऑक्सीजन कम नहीं हुआ है, डीऑक्सी नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें वही स्थिति है, 3 कार्बन पर और ऊपर में, नीचे में 3 कार्बन है, ऊपर में 5 कार्बन है। कार्बन के 5वें मालिक्यूल पर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और शुगर के कार्बन 1 पर एक यहाँ पे ग्वानिन बेस जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग यह देख रहे हैं कि इनके शुगर में देखिए यहाँ पर फ़र्क है और इस प्रकार से ये एक एक न्यूक्लियोटाइड बने हैं और इसका नाम डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट और दूसरे तरफ में राइबोग्वानोसिन मोनोफास्फेट है। अब देखिए यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और शुगर जो पेंटाएंगुलर है, बाएं तरफ फास्फेट और अंदर की तरफ नाइट्रोजिनस बेस है। दोनों स्ट्रैंड के बेस जो हैं वो आपस में डॉटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हैं। कहीं पर 2 बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड और कहीं पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऊपर और नीचे 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और नीचे में बीच में 3-3 हैं। और ये बगल में इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि कितने डिस्टेंस पर ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ बी फॉर्म द मोस्ट कॉमन ऑफ डीएनए 0.34 नैनोमीटर की एनएम की 3 बेस बीपी। 2 बेस के बीच में, 2 नाइट्रोजिनस बेस के बीच की जो दूरी होती है 0.34 एनएम होती है। एक टर्न जब ये लेते हैं तो यह 3.4 एनएम हो जाता है और पर टर्न 10 बेस पेयर होंगे। 10 बेस का पेयरिंग हुआ रहेगा एक टर्न के बीच में। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में जब देखिएगा तो पेयर के रूप में रहेंगे बेस जुड़े हुए। तो ऐसे यहाँ पर 10 पर टर्न पाए जाएंगे। लगभग 1.9 एनएम से 2 एनएम डायमीटर होता है। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में अपना जो मॉडल प्रपोज किया वो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। दे प्रपोज 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ईच इन राइट हैंड हेलिक्स wound around the same axis. The 2 strands are held together by hydrogen bonding between the bases. Major and minor groups. The major group is wider than the minor group in DNA. इसीलिए नाम मेजर ग्रुप पड़ा क्योंकि वह ज़्यादा वाइड है। Many sequence specific protein interact in the major group. The N7 and C6 group of purines and the C4 and C5 group of pyrimidine face into the sugar group. Thus, they can make specific contact with amino acids in DNA binding protein. Thus, a specific amino acid serve as hydrogen bond donor and acceptor to form H bond with a specific nucleotide in the DNA. ये जो संरचना के स्वरूप यहाँ पर कुछ रखे गए, एक तो सम्मिलित रूप में जब डीएनए बना तो वो किस प्रकार से रहा, और दूसरी बात ये है कि संरचना की इन विशिष्टताओं के कारण, मॉडल के इस विशिष्टताओं के कारण यह उसके कुछ फंक्शन को एक्सप्लेन करने में सक्षम होता है। ठीक है, धन्यवाद। अब आपके लिए कुछ सवाल हमारे तरफ से है। पहला तो सवाल ये है कि who gave the most acceptable model for DNA and when? डीएनए का मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है आज भी, और वो किसने दिया और कब?
दूसरा सवाल है कि प्यूरीन बेस कौन कौन होते हैं, उनका नाम आपको लिखना है। तीसरा सवाल है कि आरएनए में पाए जाने वाले किसी अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड का नाम बताएं। चौथा सवाल है न्यूक्लियोसाइड क्या है। पांचवा सवाल है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है। धन्यवाद।